नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित और हमारे पहले अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं का चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, जैसे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या हैं। तो जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यह मैंने लिख रखा है, आप लोग कॉपी में नोट कर लें। दिख रहा है सबको? मैंने लिख रखा है गिनती वाली प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? जैसे प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। और हम अब पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें अगर हम जीरो और लगा दें तो यही पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्या ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो लगा दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, डेफिनेशन मैंने इसकी लिख रखी है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैंने दूसरे तरीके से इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, वो भी देख लीजिए आप लोग। देखो, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। देखो, ये प्राकृतिक संख्याएं थी और प्राकृतिक संख्याओं का समूह था, इसमें हमने शून्य और लगा दिया, तब ये टोटल मिलकर के कहलाएगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? देखो, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और जोड़ दिए जाएं या मिला दिए जाएं, तब प्राप्त समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं और इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझो इस बात को। देखो, हमने अभी बताया था कि इसमें लिखा हुआ पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और जोड़ दिए जाएं। तो देखो, ये क्या थे? ये पूर्ण संख्याएं थे। पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? 0, 1, 2, ठीक है ना। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको ज़रा। देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या थी? पूर्ण संख्याएं थी, है ना। अब इन सब पूर्ण संख्याओं में हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और जोड़ दें, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दें -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये जो टोटल है ये सब पूरा समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक समूह कहलाएगा या पूर्णांक नंबर कहलाएंगे। तो उसकी परिभाषा क्या हुई? पूर्ण ये है पूर्ण संख्याओं में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और जोड़ दें तो इस प्रकार बने समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो। ये देखो, ये शून्य है। शून्य ना तो धनात्मक होता है, ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही
ऋणात्मक होता है, ठीक है। जबकि ये हैं, ये देखो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे आपके, धनात्मक पूर्णांक, और ये इधर कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जो पूर्णांक हैं उनको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए तो अच्छे से लिख रखा है, देखो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है, जिन्हें हम z से प्रदर्शित करते हैं। तो z बराबर ये सब लिखे हुए हैं, देखो ये पूर्णांक संख्याएं थी, इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं का समूह और जोड़ दिया हमने, ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ठीक है, तो ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, और 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो नेगेटिव साइन वाले होते हैं, इधर वाले जो हैं ये कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, कौन से ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, ये देखिएगा मैंने भी समझाए थे, ये इस साइड के हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे और ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, और ये शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। क्लियर, तो ये लिखा हुआ है, आप लोग नोट करते जाएं। अब हम पढ़ेंगे परमेय संख्याओं के बारे में कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए परमेय संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखो जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं उनको हम परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, और जहाँ पर Q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, जैसे 1 है, ये भी परमेय संख्या है क्योंकि इसको हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। 2/5 ये भी एक परमेय संख्या है। 6/7 ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो P की वैल्यू है 6 है और Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 है। ठीक है ना, अब जिससे हम लिख दें 1/0 तो ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आई है, 0, और परमेय संख्या में क्या होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये परमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया परमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। अपरमेय संख्याएं, ठीक है, तो अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में के रूप में नहीं लिख सकें। ठीक है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2 है, √3 है, ठीक है ना, और ये पाई है, ये सब क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, मैंने आपके लिए लिख रखा है बच्चों। देखो शुरू से देख लो, परमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें परमेय संख्याएं कहलाती हैं। राइट, अभी मैंने आपको समझाया था, ये देखो। ठीक है, और सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं। तो पूर्णांक जैसे कि आपको पता ही है पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जैसे -1 है, 0 है, 1, ये सब पूर्णांक हैं, ये भी परमेय संख्याएं होंगी क्योंकि सबके नीचे हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये तो होगी परमेय संख्याएं और ये होगी अपरमेय संख्याओं, तो इनके समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों ये जो थी बेसिक नॉलेज। अब हम बात करते हैं अपने मेन चैप्टर की, जो हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब हम
प्रमेय का पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल स्टार्ट है, आपको बहुत गौर से समझना है। ठीक है, वीडियो बेटा लंबा होगा लेकिन समझ में ज़रूर आएगा, आप पूरा देखेंगे तो। ठीक है, तो प्रमेय का क्या है इसको समझिए पहले। प्रमेय का, तो प्रमेय का क्या होती है, देखो प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेय का क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे एक अन्य दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, ये होती है प्रमेय का। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है पूरा चैप्टर। अगर आपको ये समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ से बहुत गौर समझना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मेन टॉपिक यही है हमारा। तो देखो ज़रा समझो इस चीज़ को। मान लीजिए हम कुछ जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो देखो, जैसे कि मान लीजिए 21 है, ठीक है, और 5 है। ठीक है, इसमें बड़ा कौन है, 21। 21 बड़ा है, तो 21 बड़ा है 5 से, ये ऐसा हम लिख लेते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसमें हम ये प्रमेय का अप्लाई करते हैं। प्रमेय का को समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 5 से भाग देते हैं 21 को। 5 चौक 20 बचा 1, ये क्या हो गया, शेष। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 21 बराबर 5 गुणे 4 बराबर प्लस 1, है ना। 5 चौक 20 और देख कितना हो गया, 21। जहाँ पर जो 4 है वो बराबर नहीं है शून्य के। क्या शून्य के बराबर है, नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपके, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। चलो और देखते हैं, मान लीजिए 17 हैं और 4 हैं। ठीक है, तो उसमें बड़ा कौन है, 17 बड़ा है 4 से। तो हम जब 4 से भाग करते हैं 17 के लिए, तो क्या आएगा, 4 चौक 16, कितना बचा, 1 बचा, ये हो गया शेष। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 17 बराबर 4 गुणे 4 प्लस 1, देख सकते हैं ना। और यहाँ पे 1 है वो बराबर नहीं है शून्य के। राइट, ये समझ में आ रहा है सब लोगों के। जब इतना समझ में आ गया तो आपको प्रमेय का भी समझ में आ जाएगी। अब हम प्रमेय का पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब हम प्रमेय का यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो मान लीजिए ये कोई दो पूर्णांक हैं, ए और बी क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है वो बी से बड़ा है। समझ में आई बात। अब जिस प्रकार हमने यहाँ पे भाग किया था, ऐसे ही इसमें हम भाग करके देखते हैं। देखो, अब जो संख्या बड़ी है उसके लिए हमें दूसरी से भाग करना होता है, 20 से, और हम भाग करते हैं। ठीक है, तो जब भाग करते हैं तो मान लीजिए हमने क्यू आर दिया और शेष आया हमारा आर। ठीक है, कितना शेष आया, शेष आया आर। आर शेष आया, तो इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और जो आर की वैल्यू है वो बराबर नहीं है शून्य के। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे शून्य भी, वैसे जो आर की वैल्यू शून्य से छोटी होगी या बराबर होगी हमेशा। ओके, जो शेषफल आता है वो शून्य थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ तो है ही। तो जो आर की वैल्यू है वो शून्य से छोटी होगी या बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो मैंने इस एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे भी क्लियर कर दिया है। देखो, ये देखो 21 है और 5 है। 21 बड़ा है तो हम 5 से भाग देते हैं तो 20 आता है, तो 1 शेष बचता है। तो 21 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही इसमें देखो 18 और 4 के लिए हमें देखना है, तो 18 बड़ा है 4 से, तो हम 4 से भाग करते हैं 18 के लिए, तो 2 शेष बचता है।
तो लिख सकते हैं 18 बराबर 4 गुणे 4 और प्लस 2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर a और b कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा a बड़ा है b से। ठीक है, अभी तो समझाया मैंने इसी चीज़ को। a बड़ा है b से, तो हम b से a के लिए भाग करते हैं तो q आता है, r बचता है मान लीजिए शेष। तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, ठीक है, या बराबर होगी। ठीक है, और b से हमेशा छोटी होगी। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है ना। तो अगर हम इसी चीज़ को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। देखो, अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तब तो इसको हम लिख सकते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय मतलब यूनिक अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से छोटा या बराबर है। ये लिखा है जहाँ r है 0 से छोटा है या बराबर है और r b से छोटा होता है। अर्थात इस पूरी कथन को हम गणित के स्टेटमेंट में इस तरीके से लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर और r छोटा है, r जो क्या है यहाँ पर r जो है वो 0 से छोटा है या बराबर है। ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये चीज़ें मैं आपको भी समझा रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल बहुत सारे कराए जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है बेटा, एल्गोरिथम क्या होता है ये चीज़ समझेंगे आप लोग। तो जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि को बताती है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को इधर क्लियर करो, एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, जैसे कि कोई भी सवाल है, ठीक है ना, तो कोई भी सवाल है तो इस सवाल को जो करने की जो विधि है, ठीक है ना, जो विधि अप्लाई करते हैं, जिसमें जो स्टेप यूज करेंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3 के सवाल को हम करने के लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। क्लियर, सुनना ही बात। एल्गोरिथम क्या है, कोई भी सवाल है, कोई विशेष सवाल को करने के लिए विधि अप्लाई करते हैं, उस विधि में जो स्टेप लगाते हैं हम, उन्हीं स्टेपों को हम एल्गोरिथम कहते हैं। देखो फिर से देखो, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है ना, चरणों मतलब स्टेप। ठीक है, स्टेप्स की एक श्रृंखला होती है या सीरीज होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया विधि प्रदान करती है। ठीक है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ नोटिस में यहाँ बता दिया है। शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल ज़बर व अल मुकाबला से लिया गया है। जो अलजबरा है वो भी इन्हीं की पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, अलजबरा मतलब बीजगणित। ठीक है, तो ये तो खाली एक नोटिस था, अच्छा लगे तो याद करना, वरना मत करना। लेकिन एल्गोरिथम का अर्थ समझ लो। एल्गोरिथम का मतलब होता है, कोई भी जैसे सवाल कर रहे हैं, उस सवाल में जो स्टेप यूज हो रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सारे स्टेप को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आप लोगों के। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो समझो, देखो
वास्तव में दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए जो विधि ये तकनीकी का उपयोग करते हैं, उस विधि के चरणों को एल्गोरिथम विभाजन कहते हैं। ठीक है ना। तो वही बात है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये क्या है, जैसे जो अभी हमने बताया था जो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, देखो एल्गोरिथम का मतलब है एक स्टेप। ठीक है, तो वास्तव में अब ये था एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी। ठीक है, इनका जब HCF ज्ञात करते हैं तो HCF ज्ञात करने के जो चरण होते हैं, जो विधि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है ना। वास्तव में इन दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए जो विधि या तकनीकी का प्रयोग करते हैं, हम किस चीज़ का HCF ज्ञात कर रहे हैं, तो जो विधि या तकनीकी लगा रहे हैं उसमें जो चरण यूज होंगे, ठीक है ना, चरण या स्टेप यूज होंगे, उन्हीं को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो चरण यूज होंगे वो चरण इस प्रकार हैं, देखो जरा। देखो, माना दो धनात्मक पूर्णांक C और D हैं, जहाँ C D से बड़ा है, तब C D का HCF ज्ञात करने के लिए निम्न चरण होंगे। ठीक है ना। तो जो चरण हैं उनको हम देखेंगे। देखो, हम क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरण क्या होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, मान लीजिए C और D है, दो पूर्णांक, C बड़ा है D से। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो C बड़ा है D से, तो हम क्या करेंगे, D से भाग देंगे C के लिए। भाग दो, जरा क्या आएगा। यहाँ पे मान लीजिए Q आता है और यहाँ पे आता है शेष R। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं C बराबर DQ प्लस R। ठीक है, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। क्लियर। उसके बाद हम चेक करते हैं कि R की वैल्यू शून्य है या नहीं है। अगर R की वैल्यू शून्य नहीं है तब हम क्या करते हैं, इसको हम दोबारा अप्लाई कर देते हैं फिर से ऐसे ही। ठीक है ना। तो ऐसे हम लिखते हैं इसको, और ये R है, और यहाँ पे जो D वाली वैल्यू है वो यहाँ ले लेते हैं, D ये लिखा, और हम फिर से बार देंगे। मान लीजिए आता है यहाँ पे Q1, कितना आता है Q1। ठीक है, और यहाँ पे अब शेष जो बचता है वो बचता है R1। ठीक है, तो हम फिर से अब लिख लेंगे D बराबर RQ1 प्लस R1। ठीक है, और यहाँ पे R1 की वैल्यू अगर शून्य नहीं आती है तो फिर से अप्लाई करो ये तरीका। ये मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप 2, ये जो स्टेप बता रहा हूँ ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चल रहा है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, मतलब ध्यान से समझो। तो अगर ये शून्य नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर अब क्या लिखा जाएगा, R लिखा जाएगा, R। ठीक है, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा Q2। तो ऐसी प्रक्रिया हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, तो अब मान लीजिए अब आया है आपका R बराबर R1 और Q2 प्लस शून्य। ठीक है, शेष क्या है, शून्य। तो यहाँ पे R2 बराबर हो गया शून्य। ठीक है, यहाँ पे शून्य प्राप्त होगा। जब यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाएगा तो जो भाजक होगा, ये भाजक, तो जो भाजक होगा, भाजक क्या आया, R1, जो भाजक होगा इसको ही हम HCF कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत ध्यान समझ लो एक बार फिर से। देखो, स्टेप फर्स्ट, गिवन दैट C बड़ा है D से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो हम क्या करेंगे, जो D है,
डी को हम सी से भाग करेंगे, अभी तो हमने समझाया था आपके लिए। तो क्या आएगा यहाँ पर, क्यू आएगा, और यहाँ पे आर शेष बचा, तो सी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। तो पहले स्टेप को अगर हम लिखित रूप में लिखना चाहें तो ऐसे हम लिख रखे हैं, आप देख लो। देखो, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि सी इंटू डी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये स्टेप के फॉर्म में। तो मैंने आपको सारे स्टेप इसके बता दिए हैं, यहाँ पर देखो सारे स्टेप बता दिए हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक ये देखो स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप फर्स्ट था, और यहाँ से हमने स्टेप सेकंड स्टार्ट कर दिया था, स्टेप थर्ड स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो मैं आपको पूरा क्लियर समझा चुका हूँ ये। ठीक है, फिर भी मैंने ये आपको लिख दिया है हिंदी में, चाहो तो आप अच्छे से नोट कर लेना। देखो ये नोट मैंने बना दिया है, आप जिससे लिख लो इस चीज़ को। ठीक है, देखो डी है, डी से हमने भाग दिया, क्या आया क्यू, स्टेप फर्स्ट। फिर मान लीजिए यहाँ पे शेष आर बचा था, अब ये शून्य के बराबर नहीं है। जब ये शून्य के बराबर नहीं है तब हमने क्या काम करा, ये चीज़ यहाँ लिख ली। ठीक है, फिर हमने भाग किया, मान लीजिए आया Q1। ठीक है, और शेष क्या बचा, R1, और R1 भी मान लीजिए अगर शून्य के बराबर नहीं है, अगर R1 क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड अप्लाई कर देंगे, और तब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। मान लीजिए शून्य प्राप्त हो गया है, तो जब शून्य प्राप्त हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे कि हमें जो HCF है वो इतना मिल गया है। ठीक है, तब HCF बराबर R1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेप थर्ड है इसमें लिख रखा है मैंने कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। ठीक है, तब इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। जो भाजक है इस कंडीशन में, जो भाजक प्राप्त हुआ है ये वाला, ये अगर शून्य प्राप्त हो जाए तो जो भाजक है R1 यही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, तो ये है एल्गोरिथम, इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है। ठीक है, फिलहाल आपकी ये स्टेप क्लियर हो गया है। तो प्यारे बच्चों, हम जरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित एक उदाहरण करते हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे दिया है। ठीक है, 4052 और 12576 का HCF याद करना है। ठीक है, तो हल देखिए, तो यहाँ हम लिख लेंगे 12576 बड़ा है 4052 से। ठीक है, जब ये बड़ा है तब देखिए अप्लाई करते हैं हम थ्योरम। 4052 को भाग देंगे हम 12576 के लिए। ठीक है, तो भाग देते हैं हम, पहले ये जाएगा 3 बार जाएगा, तो 2 3 6, 5 3 15, हाथ से लगा 1, 15 का 15 ही लिखा जाता है, और यहाँ पे 4 3 12। ठीक है, अब हम घटाएंगे, देखते हैं कितना बचता है। यहाँ पर ये बचता है 0 2 4, 420 बचता है। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए ये 420 है वो शून्य के बराबर तो है नहीं, तो ये स्टेप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट लिख लेंगे। स्टेप फर्स्ट हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से 12576 बराबर
4052 गुणे 3 प्लस 420 और यहाँ पे r नॉट इक्वल टू शून्य। यहाँ पे जो ये बराबर नहीं है शून्य के, जब हम देखते हैं शून्य के बराबर नहीं है तो हम ये थ्योरम फिर से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ लिख लो 4052, अब फिर से भाग दो। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 9 बार। ठीक है, तो 9 दूनी 18, हाथ से लगा 1, 9 चौक 36 और ये 37। जब घटाएंगे तो ये बचेगा 2, यहाँ पे 15, यहाँ बचेगा 7, यहाँ पे 9 थे तो 9 में से 7 गया तो बच्चे 272 बचा। ठीक है, अब ये 272 शून्य के बराबर ये नहीं है, ये शून्य के बराबर नहीं है। जब शून्य के बराबर नहीं है तो फिर से स्टेप लिख लो 4052 बराबर 420 गुणे 9 प्लस के 272 जो कि बराबर नहीं है शून्य के। ठीक है, जब शून्य के बराबर नहीं है तो फिर से अप्लाई कर दो ये थ्योरम। अब लिखेंगे यहाँ पे 420। ठीक है, अब 420 लिखा है, कितने बार भाग जाएगा, एक बार, तो यहाँ लिख देंगे 272। ठीक है, घटाओ तो 8, ठीक है, 148 बचेगा, ये घटाएंगे तो 272 बचाएंगे, हाँ 148 ही बचेगा। ठीक है, तो 148 भी शून्य के बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं 20 बराबर 272 गुणे 1 प्लस, और ये भी बराबर नहीं है शून्य के। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ लिख देंगे इधर, एक ही बार जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 12 में से 4 बचेगा, 124 बचेगा। ठीक है, तो जो 124 है वो भी शून्य के बराबर नहीं है, जो शून्य के बराबर नहीं है तो फिर से स्टेप यहाँ नोट कर लेते हैं। एक यहाँ लिखेंगे 272 बराबर 448 गुणे 1 प्लस 124, आर नॉट इक्वल टू शून्य, और हम प्रोसेस तब तक करते रहेंगे तो शून्य प्राप्त हो नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो 148 है वो यहाँ लिख लिए जाएंगे 148। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक बार फिर से देखो 124, 4 बच्चे यहाँ 2 बच्चे 24 बच्चा। ठीक है, और ये भी बराबर नहीं है शून्य के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 148 बराबर 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 24, ये आर नॉट इक्वल टू शून्य। ठीक है, अब यहाँ पे कितना था 124, यहाँ लिख लो, फिर से भाग दो तो ये जाएगा 5 बार, 5 का पारा पड़ते हैं जाएगा 120, घटाओ बचेगा 4, 4 भी शून्य बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4, आर नॉट इक्वल टू शून्य। ठीक है, अब क्या होगा, अब भाग फिर से दे रहे हैं ज़रा, तो यहाँ पे 24 लिख लेंगे, अब कितने 4 छंग 24। ठीक है, अब बचा शून्य, जब अब शून्य बचा है तब क्या बचा से शून्य, जब शून्य बचा है तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनल स्टेप 24 बराबर 4 छंग 24 प्लस शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू शून्य हो गया। जब आर इक्वल टू शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है, तो जो ये जो भाजक होता है ये 24, यही इसका, सॉरी ये नहीं, ये वाला 4, जो भाजक 4 आया है यही इसका HCF हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है, समाप्त
हो जाती है, क्योंकि हमें शेषफल कितना प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हुआ है। जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो ये प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी। तो हम लिख सकते हैं HCF, किसका HCF, 40 52, ठीक है, और 12 576 का जो HCF हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो ये मैंने इस कॉपी भी कर रखा है, उस पर साफ समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप नोट कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना आप नोट कर लें, बताएं कि आपको समझ में आया नहीं आया, वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट इसका सवाल लेकर के, एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर के, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सभी दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर 10th क्लास की साइंस और मैथमेटिक्स और सभी सब्जेक्ट लगभग कराए जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय।